अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तुझ वुचान लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन तो बह तुहंस मेज़बान उज़मा बी तोय सारनी वस वंज खैर मकदम करा नाजरीन वोमेद है तुम सारी ऐसो सेहत सलामत दुआ करा अल्लाह ताला थीन तोय तो अस हमेशा सेहत सलामत आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इथ कन जन तुम पता कि सेहत के निमन प्रोग्रामन मन विज़ विज़ मुख्तलिफ तकलीफन मुतलिक बात करान तो तोय ताम सु सलाह मशवर वातनावा युस जन हर रंग मौत पर आसान। नाज़रीन जब हम बात करते हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है, जैसे अगर हम बात करेंगे जो GERD है, एसिडिटी है या एसिड रिफ्लक्स की बात करेंगे, हत्ता कि जब हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंसर्स की, तो आजकल इनमें देखा जा रहा है इजाफा होता जा रहा है। और अक्सर हम ये भी देख रहे हैं कि मेडिकेशन के साथ साथ सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस हवाले से लोगों को पूरी तरह मालूमात हासिल नहीं होती हैं। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में आते हैं, इसके अलावा सर्जिकल इंटरवेंशंस क्या है और क्या सर्जिकल प्रोसीजर्स हमारे पास अवेलेबल है। नाज़रीन वंगो इतनी गुजारिश कर तुम प्रोग्रामस में शिरकत करो, प्रोग्रामस में कॉल करो, पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम थो कम तो सवाल पिजो मुख्तसर अल्फाजन मज अजकिस मौजूस पे युस जन वेरियस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, सर्जिकल इंटरवेंशंस एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो सन अजिक गेस्ट एक्सपर्ट रोजन डॉक्टर प्रोफेसर अमित जावेद यम प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांवस मज। नाज़रीन इसके साथ साथ आपको बताते चलिए कि डॉक्टर अमित जावेद हर महीने एक दिन करानगर श्रीनगर फोर्टिस क्लिनिक में अवेलेबल होते हैं मरीजों के इलाज के लिए। आइए नाज़रीन इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया डॉक्टर साहब। चूँकि जो आज का हमने मौजू चुना है वो रहेगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के हवाले से, तो शुरुआत में आपसे यही जानना चाहेंगे कि आमतौर पर हम कौन से ऐसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए, आजकल जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं जी। किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी को एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को डायरिया हो रहा है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स हैं। अब ये बहुत सारी बीमारियों की वजह से हो सकते हैं। कोई बीमारी छोटी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है कि जैसे कैंसर बीमारी है, उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उन सब बीमारियों का इलाज हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। जी। तो सब जब हम बात करते हैं जो कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, तो इनके कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा जब हमें ये पता चलेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और हमें मेडिकल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, कोई भी सिम्टम जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रहा है वो तो आपके लिए सीरियस सिम्टम है। बिल्कुल। तो एक इंसान के लिए पेट दर्द भी सीरियस सिम्टम हो सकता है किसी के लिए कब्जी सिम्टम हो सकता है, किसी के लिए एसिडिटी सीरियस सिम्टम हो सकता है। जी। बट कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो खतरनाक बीमारियों को हमें बता सकते हैं कि एक कुछ खतरनाक बीमारी चल रही है बॉडी के अंदर। तो अगर आपको बॉडी के किसी भी पार्ट से अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग होती है, जी, थूक में ब्लड आना, पेशाब के रास्ते ब्लीडिंग होना, स्टूल में ब्लड आना, तो ये खतरनाक सिम्टम हो सकता है, कैंसर का सिम्टम। अगर एक इंसान जिसकी बावल हैबिट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, अब सडनली कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गया और कॉन्स्टिपेशन जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, मरीज लैक्सेटिव्स ले रहा है, उसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन है, ये खतरनाक सिम्टम हो सकता है। आप खाना खाते थे, आजकल खाना अटकना शुरू हो गया, अब खाना रोटी नहीं जा रही है, अंदर फंस जाती है, आप पानी के सहारे उसको पुश करते हैं पेट के अंदर, ये खतरनाक सिम्टम हो सकता है। खाना खाने के बाद बार बार वॉमिटिंग आना, ये एक खतरनाक सिम्टम हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, आजकल सब लोग वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, पर अगर एक इंसान वेट लॉस की कोशिश नहीं कर रहा है पर अपने आप वजन घटता जा रहा है, ये एक सीरियस सिम्टम हो सकता है। आपकी खाने की पसंदीदा चीजें जिसको आपको देख के मुंह में पानी आ जाता था, आज अगर हम आपके सामने रखें और आप उसको दूर कर दें, डिक्रीज्ड एपेटाइट, ये भी एक खतरनाक सिम्टम हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं डाइट की, डाइट या
स्टाइल की बात करते हैं, हर कोई जो बीमारी होती है उसमें डाइट और लाइफस्टाइल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। या तो ये बीमारी को बढ़ावा देते हैं या तो ये बीमारी को प्रिवेंट करते हैं, और हमें सही मायनों में हमें ने चूज़ करना होता है कि हमें प्रिवेंशन जो है प्रिवेंटिव मेजर्स पहले ही हमें उसके लिए तैयार रहना होता है बिफोर कि हम ट्रीटमेंट पे जाए। तो बात करना चाहेंगे जो हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है, जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, तो डाइट और लाइफस्टाइल का क्या रोल है इन प्रॉब्लम्स में? देखिए, आजकल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और उसमें जैसा आपने राइटली बोला, हमारा डाइट और हमारा लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। अगर हम एक डाइट, एंड मैं पिछले 1 साल से कश्मीर आ रहा हूँ और मैं बहुत सारे कश्मीरी लोगों से मुलाकात करता हूँ, उनके सिम्टम्स को समझता हूँ जी। और मैं अगर उनके लाइफस्टाइल की बातें करूँ तो वो चाय ज़्यादा पीते हैं, खाने में गोश्त ज़्यादा खाते हैं, जी बिल्कुल। मिर्च मसाला ज़्यादा होता है। तो 80% पेशेंट्स जो ओपीडी में आते हैं उनको एसिड की प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं हम जो एसिड की मेडिसिन हैं उसको टॉफ़ी की तरह रोज़ सुबह खाते हैं, उसके बिना हमारा हाजमा ठीक नहीं होता है। जी। तो स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा चाय, खटास वाली चीज़ें, ये एसिडिटी को बढ़ावा देती हैं। जी। अगर हमारे डाइट में फाइबर की मात्रा कम है, अगर हम मीट तो खाते हैं बट साथ में सलाद नहीं खाते हैं, फल सब्जियां नहीं खाते हैं, तो ये जो डाइट है हमको कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रोन करता है। इवन बड़ी बीमारियां जैसे कोलोन कैंसर, अगर आपके डाइट में फल सब्जियां सलाद की मात्रा कम है, फाइबर की मात्रा कम है, तो ऐसी बीमारियों की इंसिडेंस जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा, आजकल जैसे जैसे लाइफ चेंज हो रही है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड हमारी लाइफ में आना शुरू हो गया है। तो इसकी वजह से ओबिसिटी, मोटापा, आजकल अगर हम देखें छोटे बच्चे जो हैं वो काफी हेल्दी और मोटे होते जा रहे हैं, तो इसका मोस्ट कॉमन रीजन है उनकी लाइफस्टाइल, कि घर पे बैठना, खेलना कूदना कम, टेलीविजन पे ज्यादा, मोबाइल पे ज्यादा, वीडियो गेम्स ज्यादा, और साथ में मंच करना कि बाहर से हमने खाना मंगाया, तली हुई चीजें मंगाई, तो ओबिसिटी की भी जो इंसिडेंस है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं GERD की, तो GERD क्या होता है और ये कैसे डिफरेंट है अगर हम नॉर्मल एसिडिटी की बात करेंगे? देखिए, GERD, अगर हम इसको, ये एक एक्रोनिम है, अगर हम इसको फुल फॉर्म देखें GERD की, GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि नॉर्मली हमारा जो एसिड है वो हमारे मैदे या स्टमक में बनता है, और ये जो एसिड होता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बिल्कुल। नॉर्मली फूड पाइप और मैदे के बीच में एक वाल्व होती है जो इस एसिड को ऊपर फूड पाइप में आने से रोकती है। तो अगर ये वाल्व लूज हो जाए तो एसिड सारा चेस्ट के अंदर, फूड पाइप के अंदर आना शुरू हो जाता है, और इन सिम्टम्स को, इस बीमारी को GERD कहते हैं। तो अमूमन ऐसे मरीजों में जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो हार्ट बर्न होता है, छाती में जलन। हार्ट बर्न का क्या मतलब हुआ? हार्ट मतलब दिल, बर्न मतलब जलना। तो छाती में अगर जलन हो रही है, छाती में अगर भारीपन हो रहा है, बहुत ज्यादा बेल्चिंग या बर्पिंग हो रही है, मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, खाना वापस आ जाता है, मुंह में आ जाता है, किसी को बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, सांस खुल के नहीं आता है, ये सारे के सारे, मुंह का जायका खराब रहता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये एसिड रिफ्लक्स या GERD के सिम्टम्स होते हैं। बिल्कुल। जो दूसरी बात आपने कही, नॉर्मल एसिडिटी, इस पे हम आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, कामरान साहब चाडोरा से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल छी तुहंद प्रोग्राम मन्ज। शुक्रिया। वजू जी क्यों कामरान चाडोरा जी जी बिल्कुल। सवाल प्रिस्यो पाना। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से एडल्टरेटेड फूड के बारे में, हाउ इज इट रिस्पांसिबल फॉर GI ट्रैक इन्फेक्शन? फूड एडल्टरेशन आज ज्यादा हो रही है, ये किस तरह रिस्पांसिबल है GI ट्रैक इन्फेक्शन की? जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, इनका अडल्टरेटिंग जो फूड है तो वो कैसे रेस्पॉन्सिबल है जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए? जो नॉर्मल खाना, अडल्टरिंग फूड जो है, अडल्टरिंग जो जंक फूड वगैरह बाहर से, फास्ट फूड, जो उससे कैसे हमारी लाइफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम? तो देखिए, जो जंक फूड है, ऑयली फूड है, फैटी फूड है, तो एक ये मोटापा करता है, और मोटापा जो हमें पता है सारी की सारी बीमारियों से एसोसिएटेड होता है। तो अगर किसी को मोटापा है तो उसको रिफ्लक्स भी ज़्यादा होता है, उसको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है, उसको गंभीर बीमारियां जैसे कि कोलोन कैंसर, स्टमक कैंसर, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं।
अगर हम स्टोर्ड फूड खाएं, आजकल हम देखें पैकेज्ड फूड आता है कि बहुत अरसे तक कुछ मीट हमने स्टोर करके रखा है, ये स्टमक के कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा देता है। हम आउटसाइड फूड खाते हैं तो उससे एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स की वजह से फूड पाइप के कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर हम बाहर का खाना खाते हैं, साफ़ सुथरा खाना नहीं खाते हैं, तो कभी कभी हमारे पेट में एक बैक्टीरिया आ जाता है जिसको हम एच पाइलोराई बैक्टीरिया कहते हैं। एच पाइलोराई बैक्टीरिया जो है हमारे मैदे में इन्फ्लेमेशन करता है, गैस्ट्राइटिस करता है और इवन स्टमक के कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। जी डॉक्टर साहब। नाजरीन, हमारे साथ जो डॉक्टर साहब अभी मौजूद है, डॉक्टर अमित जावेद साहब, इनके साथ डिस्कशन हमारा जारी रहेगा बस एक वक्फे के बाद। भरोसा जो हर दिल अजीज रहा अब और भी ज्यादा असरदार पेश है पोषक सुपरस्टार, सेबों के लिए पेटेंटेड CIB रजिस्टर्ड ग्रोथ बूस्टर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से मंजूर शुदा पिंक बड पीनट वॉलनट स्टेज पर करे इस्तेमाल, पाए ज्यादा फल फूल सेट, बड़े चमकदार प्रीमियम सेब, कृषज लोगो है असली पोषक की पहचान, पोषक सुपरस्टार हर बाग की शान। नाजरीन, स्वागत है आपका फिर से एक और बार। जी डॉक्टर साहब, हम अपना डिस्कशन जो है वो जारी रखते हैं। बात करते हैं कि GERD की GERD जो आपने अभी एक्सप्लेन किया हमारे साथ क्या है, तो हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल एसिडिटी और GERD जो है इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, नॉर्मल एसिड तो हर इंसान के बनता है और एसिड हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, विटामिन की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, आयरन की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो एसिड जो है वो नॉर्मल है और हर इंसान के अंदर बनता है जी। बट अगर किसी इंसान में या तो एसिड बहुत एक्सेस मात्रा में बन रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर एसिड बन रहा है तो इसको हम एसिडिटी कह सकते हैं। इसका जो रीज़न है वो खाने पीने से हो सकता है, जैसे कि हमारे प्रीवियस कॉलर ने जो क्वेश्चन पूछा कि खाने पीने से एसिडिटी हो सकती है। अगर हमारे खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हैं, अगर हमारे खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला है, चाय कॉफ़ी की मात्रा ज़्यादा है, कई लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं GERD की, एसिड रिफ्लक्स की बात करते हैं, तो अगर हमने सही वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है लॉन्ग टर्म में? देखिए, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि GERD का मतलब है एसिड का पेट से निकल के फूड पाइप में आ जाना। अब दोस्तों, ये जो एसिड है ये असली एसिड है। अगर हम इस एसिड को निकाल के अपने हाथ पे डालेंगे तो हमारा हाथ जलेगा। नॉर्मली जो स्टमक या मैदा होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो स्टमक को इस एसिड से बचाती है, बट ऐसी कोई कोटिंग हमारे फूड पाइप या इसोफेगस में नहीं है। तो अगर एसिड स्टमक से निकल के फूड पाइप में चला जाता है तो फूड पाइप को वो जलाना शुरू करता है। फूड पाइप के अंदर अल्सर्स बन सकते हैं, खून की उल्टी हो सकती है, कई लोगों में फूड पाइप की सिकुड़न हो जाती है जिसकी वजह से उनका खाना अटकना शुरू हो जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी इंसान को लंबे अरसे तक GERD या एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम रहे तो उनके अंदर फूड पाइप के कैंसर का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, अब्दुल समद गांधरबल से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इस्तकबाल तो हुंद। हेलो, पन सवाल अस्सलाम पूछो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पन सवाल पूछो। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, तो ये के फोन जरी सवाल पृछित पन टीवी सेट थई तो। हेलो जी, पृछित सवाल। मे ओस कोरमत USG जी USG ओसम कोरमत USG बिल्कुल वनियो। हेलो हेलो, तुज आवाज छी यवान असलम, तु पृछित सवाल। एडेनोमायोमेटोसिस जी, एडेनोमायोमेटोसिस गोमत ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस USG। जी डॉक्टर साहब, आप इंटरेक्ट तो आपका सवाल है कि अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर मुझे एडेनोमायोमेटोसिस अगर गॉल ब्लैडर में है अल्ट्रासाउंड पे, तो यही प्रश्न है आपका? हेलो जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया कॉल करने। तो जी डॉक्टर साहब, इनका जितना हमें समझ में आया आया कि तो अल्ट्रासाउंड के अंदर एडेनोमायोमेटोसिस गॉल ब्लैडर के अंदर देखा गया। जी,
तो देखिए, अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसका इलाज गॉल ब्लैडर को रिमूव कोलिसिस्टेक्टमी ऑपरेशन के जरिए किया जाता है। जी। एडिनोमायोमेटोसिस जो है अगर अल्ट्रासाउंड में आता है, तो अगर किसी इंसान को दाहिने हिस्से में राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन और ऊपरी तरफ अगर दर्द होता है और अगर अल्ट्रासाउंड में एडिनोमायोमेटोसिस है और कोई कारण हमें नहीं मिलता जिसमें मरीज को दर्द हो रहा है, तब हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी को एडवोकेट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो साहब जब हम बात करते हैं GERD की, जैसे आपने बताया इसमें जो वेल्व है वो लूज हो जाता है और जो एसिड है वो चला जाता है हमारे जो ईसोफेगस होता है, जिसको हम फूड पाइप नॉर्मली कहते हैं, उसमें चला जाता है। तो क्या इस GERD से आगे जाके फूड पाइप का कैंसर हो सकता है? हाँ, तो यही हमने डिस्कस किया कि कोई भी चीज़ जो बॉडी में क्रॉनिक इरिटेशन करती है वो कैंसर के रिस्क को बढ़ा देती है। तो जैसे कि अगर कोई एक इंसान टोबैको को च्यू करता है तो उसके मुंह में क्रॉनिक इरिटेशन होती है, अल्सर बनते हैं और फिर चीक कैंसर या थ्रोट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। उसी तरह से अगर किसी इंसान को बार बार एसिड रिफ्लक्स होता है तो फूड पाइप के निचले हिस्से में क्रॉनिक इरिटेशन होती है और फूड पाइप के कैंसर का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जी। तो सब जब हम बात करते हैं एक और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, दैट इज पैनक्रियाटाइटिस, इसकी बात करते हैं तो क्या होता है, क्या क्या वजूहात है इसके? देखिए, पैनक्रियाटाइटिस को समझने के लिए सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि पैनक्रियाज क्या चीज़ है। तो पैनक्रियाज हमारी बॉडी में एक डाइजेशन का ऑर्गन है जो पेट में अपर एब्डोमेन में रीढ़ की हड्डी के साथ लगा हुआ ये ऑर्गन रहता है और इस ऑर्गन के दो बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। नंबर 1, पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और नंबर 2, पैनक्रियाज डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पैनक्रियाटाइटिस जैसे कि नाम सजेस्ट करता है वो पैनक्रियाज की सूजन या पैनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन है। पैनक्रियाटाइटिस दोस्तों दो तरह का पैनक्रियाटाइटिस होता है। एक अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, सडन सिवियर इन्फ्लेमेशन हुआ पैनक्रियाज का, और इसका सबसे कॉमन कारण या तो गॉल ब्लैडर में स्टोन या अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से ये होता है। जो दूसरे प्रकार का पैनक्रियाटाइटिस होता है उसको हम क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं जी। वो अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, बट बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी अल्कोहल कंज्यूम नहीं भी किया है उनके अंदर भी क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस कश्मीरी पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। जी जी डॉक्टर, आगे आपसे बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर अली मोहम्मद ज़वरा से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल तुम प्रोग्राम पंडित छुस बह जोवरी पे बोलान। जी, पन सवाल पृछ्यो। सठा शुक्र गुजार दूर रचन तो तुझे विज विज मोहिर अनान वतनस तो अब से हौसला अफजाई गसान तो सह तुहद सठा शुक्र गुजार। जी शुक्रिया। आज ये मान तो अक्सर मज वन बह फिलहाल बह जी। पेंटाप दवा फुल खेवान जी अक्सर सुबह अमि एसिड हुरान कि अमि एसिड कम गसान। जी शुक्रिया कॉल करने खतर। डॉक्टर साहब, इनका सवाल है कि अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे आपने भी कहा था कि हम यहाँ पे मैदे की जो दवाई पेंटॉफ वगैरह लेते हैं, तो क्या इनसे एसिड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है हमारे स्टमक में? देखिए, ये जो दवाइयाँ हैं पेंटाप्रोजोल की तरह ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। तो मोटा मोटा समझने के लिए ये बॉडी के एसिड को कम कर देती हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि एसिड जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, हमारे डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, विटामिन के अब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, आयरन के लिए इम्पॉर्टेंट है, आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी दवाई अगर हम ले रहे हैं तो उसके कुछ फ़ायदे होंगे बट उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो हम बिना किसी डॉक्टर से मुलाकात किए, बिना प्रॉपरली बीमारी को समझे उसको एग्जामिन करें, हम अपने आप घर पे बैठ के दवाइयाँ ना लें। मोस्ट ऑफन जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है या बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स होते हैं, तो जो बेसिक जांच जो करनी चाहिए वो एक एंडोस्कोपी की जांच होती है। जी। तो सब जब हम बात करते हैं पैनक्रियाटाइटिस की बात करेंगे तो क्या वार्निंग साइंस हैं इसके? देखिए, अगर हम अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की बात करें तो जो सबसे कॉमन लक्षण पेशेंट को अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में होता है
वो पेट में दर्द होता है, और वो ऐसा दर्द होता है कि उस तरह का दर्द कभी मरीज को पहले नहीं हुआ होता। वो दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में होता है और बैक की तरफ रेडिएट करता है जी। और जिस तरह से हम नमाज पढ़ते हैं, झुकते हैं आगे, उससे वो पेन कुछ रिलीफ हो जाता है। और इस पेन में साथ में मरीज को काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, और आमूमन इस तरह के मरीज सीधे इमरजेंसी में जाते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, अमाइलेस, लाइपेस, इस तरह के अल्ट्रासाउंड, जिसमें जी। पता चलता है कि मरीज को पैनक्रेटाइटिस है। जी बिल्कुल। जो दूसरी बीमारी है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस, उसमें पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है, पेशेंट के पैनक्रियाज का फंक्शन कमजोर होना शुरू हो जाता है, तो पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है। एक यंग इंसान जिसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, सडनली उसको डायबिटीज होनी शुरू हो गई, जी। तो आपको हमेशा पैनक्रियाज के मर्ज के बारे में सोचना है। आपका डाइजेशन वीक हो सकता है, वजन घट सकता है, कि हमारे पास मरीज आते हैं 10 जी। किलो वजन घट गया। कई बार पेशेंट्स को खाना खाने से डर लगना शुरू होता है कि अगर हमने पेट भर के खाना खा लिया तो हमें पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस पैनक्रियाज के कैंसर के रिस्क को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन की। क्या कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास इस हवाले से अवेलेबल हैं? देखिए, जो पैनक्रेटाइटिस का ट्रीटमेंट है वो पैनक्रेटाइटिस के स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। हम पैनक्रेटाइटिस का इलाज दवाइयों से करते हैं, हम पैनक्रेटाइटिस का इलाज एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट से करते हैं, जी। और हम पैनक्रेटाइटिस का इलाज सर्जरी के जरिए भी करते हैं। हमारे हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल में वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपीरियंस है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। जी। तो अगर हम पूरे इंडिया में बात करें या अगर दुनिया में भी बात करें, तो फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर मैक्सिमम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे आपने लेप्रोस्कोपी का जिक्र किया, तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, रोबोटिक सर्जरी क्या होती है? देखिए, जो पहले सारी सर्जरीज होती थी वो बड़ा कट दे के पेट को खोल के ऑपरेशन किया जाता था। जैसे जैसे साइंस एडवांस करी, सर्जिकल साइंस में तब्दीलियां आई, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का जमाना आया। इस सर्जरी के अंदर चीरा नहीं दिया जाता, छोटे छोटे से कट आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इस तरह के पेट में बनाए जाते हैं। पेट में छोटे छोटे से औजार डाले जाते हैं और उसके जरिए ऑपरेशन किया जाता है। जी। रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की फर्दर रिफाइनमेंट है। अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी दोनों मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज हैं। जी। इसमें मरीज को फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि पेशेंट को दर्द बहुत कम होता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, जी। दौरान चीजें बहुत बेहतर दिखती हैं, डिसेक्शन बहुत बेहतरीन होता है, ऑपरेशन के दौरान ब्लड लॉस बहुत कम होता है, और पेशेंट जो है हॉस्पिटल स्टे बहुत शॉर्ट हो जाता है। 2-3 रोज में अपना ऑपरेशन करा के पेशेंट्स घर चले जाते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो ओपन सर्जरी पहले होती थी और अभी जो लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी होती है, सो इज इट कॉस्ट इफेक्टिव? देखिए, जैसे जैसे चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है तो नई नई टेक्निक्स आती जा रही हैं, नई टेक्निक्स एक स्टैंडर्ड बन रही हैं, जी। तो उनका कॉस्ट अपने आप कम होता जा रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कॉस्ट ज़्यादा है तो हम अपनी पुरानी टेक्निक से सर्जरी कराएंगे। बिल्कुल। तो कॉस्ट मोस्ट ऑफन रीजनेबल है। अमूमन ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इस वक्त रोबोटिक सर्जरी थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट कुछ स्पेसिफिक कैंसर सर्जरीज के लिए रोबोटिक सर्जरी जो है वो मरीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाती है। जी डॉक्टर का जिक्र किया, तो बात करते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर है। कौन से आमतौर पर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर जो है देखते हैं? देखिए, कैंसर जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, आजकल इनकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये हमने डिस्कस किया कि क्या इसके रीजंस हैं, कि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारा डाइट चेंज हो रहा है, हैबिट्स चेंज हो रही हैं। बिल्कुल। और जैसे साइंस एडवांस हो रही है तो डिटेक्शन भी बेहतर हो रहा है। तो पहले ज़माने में लोग सिम्टम्स को पकड़ते नहीं थे, आज जल्दी हेल्थ केयर के पास चले जाते हैं, डायग्नोसिस जल्दी हो जाती है। जी बिल्कुल। अपने डिपार्टमेंट में जो हम मोस्ट कॉमन कैंसर्स देखते हैं वो हैं फूड पाइप का कैंसर,
स्टमक कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर, कोलॉन रेक्टम का कैंसर, लिवर का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर और गॉल ब्लैडर का कैंसर। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया जो एक कैंसर आमतौर पर पाया जाता है वो फूड पाइप कैंसर है, ईसोफेगस कैंसर जिसको हम कहेंगे, तो उसके अर्ली सिम्टम्स क्या है? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये अंदेशा लगा सकते हैं कि फूड पाइप कैंसर हो सकता है? तो अगर आपको एक सिम्टम याद रखना है फूड पाइप कैंसर का, तो वो ये है कि आपने खाना खाया और वो खाना आपकी छाती में आके अटक गया, वो खाना आगे नहीं जा रहा है और आपको साथ में कुछ पीना पड़ रहा है उसको आगे पुश करने के लिए। इस सिम्टम को डिस्फेजिया कहते हैं, कि खाना नहीं खा पाना, खाना अटक जाना, इस सिम्टम को डिस्फेजिया कहते हैं। और अगर ये डिस्फेजिया प्रोग्रेसिव है कि शुरुआत में रोटी अटकती थी, फिर खिचड़ी दलिया अटकना शुरू हो गया और अब लिक्विड भी आगे नहीं जा रहा है, तो ये एक बहुत श्योर शॉर्ट सिम्टम है फूड पाइप के कैंसर का। जी डॉक्टर साहब, फूड पाइप कैंसर के बाद जब हम बात करेंगे स्टमक कैंसर की, तो क्या अर्ली वार्निंग साइन सिम्टम्स हैं इसके? तो स्टमक कैंसर के अर्ली सिम्टम्स जो हो सकते हैं वो ये हैं कि आपने थोड़ा सा खाना खाया और आपका पेट भर गया, अब खाने की और मन नहीं है, कोई तलब नहीं हो रही है। आपने खाना खाया और खाने के कुछ घंटों के बाद जो आपने खाना पेट में डाला था वो आपने वॉमिट करके निकाल दिया। आपको खून की उल्टी मुंह से होनी शुरू हो गई, आपका वजन घटना शुरू हो गया, आपकी भूख लगनी कम हो गई, ये सारे सिम्टम्स हैं स्टमक कैंसर के। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हमारे साथ मनतहा पांपोर से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम है, अपना सवाल पूछिए। जी शुक्रिया। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल रहेगा कि हम चाहे किसी भी चीज़ का कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन वाला कैंसर हो या किसी भी चीज़ का, हम तभी अवेयर हो जाते हैं जब हमारी बॉडी में कोई सिम्टम आने लगता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कोई सिम्टम ना आए, इन शॉर्ट यूजुअली बंदा कब अपने एग्जामिनेशंस करवाए, टेस्ट वगैरह कराए और इस सब के बारे में कब अपने अंदर स्क्रीनिंग करवाए? नॉर्मल इंसान के लिए क्या रूटीन रहना चाहिए? जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, देखिए, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में जाके टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो कैंसर का रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कुछ गाइडलाइंस हैं कि अगर आप 50 इयर्स आपने क्रॉस कर लिया है तो हर 10 साल में आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, स्टूल का टेस्ट होना चाहिए, कोलोनोस्कोपी का टेस्ट होना चाहिए कोलॉन कैंसर पकड़ने के लिए। बहुत सारे मुल्कों में जहाँ पर कुछ प्रकार के कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर सर्वेलेंस एंडोस्कोपीज़ भी करी जाती हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो रूटीनली अगर आपको कोई मर्ज नहीं है तो अननेसेसरी टेस्ट नहीं करने चाहिए। बट जो बेसिक टेस्ट हैं, जो बेसिक ब्लड वर्कअप है जिसमें हीमोग्लोबिन, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, एक छाती का एक्सरे, एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, आपके शुगर के लेवल्स, इस तरह के जो टेस्ट हैं वो हर साल में एक बार आप कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल शुक्रिया। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। सेब की कम पैदावार जनाब फिक्र की नहीं बात, क्योंकि आ गया है क्री कैलमैक्स। 9 जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर दे मुकम्मल ग़िज़ा। अब सेब होंगे मजबूत, रसीले, एकसार और पाए 18 से 20% ज्यादा पैदावार। क्री कैलमैक्स, एक ग्रेट क्वालिटी, बेहतर शेल्फ लाइफ और यकीनी मुनाफा। नाज़रीन, खैर मकदम है आपका फिर से एक और बार हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, बात करते जो आपने कैंसर्स अभी बताए, चाहे हम ईसोफेगस का कैंसर जो है या स्टमक कैंसर जो है, और भी कई जो कैंसर्स है, अगर हम इन कैंसर्स की बात करते हैं, क्या यंग जनरेशन जो है अभी इनमें इजाफा हो रहा है इन कैंसर्स का? अगर हो रहा है तो इसके क्या रीजंस है? देखिए, आजकल हम खुद अपनी प्रैक्टिस में सरप्राइज हो जाते हैं जब हमारे पास कई बार छोटे बच्चे आते हैं जी, और उनमें हम जब टेस्ट करते हैं हमें पता चलता है कि इस छोटे बच्चे को कैंसर है।
तो बच्चों में कैंसर बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। ब्लड कैंसर हो सकता है, किडनी कैंसर हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है। मेजॉरिटी केसेस के अंदर जब बचपन में कैंसर हो रहा है तो इसमें कोई जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है कि कोई जेनेटिक कुछ एक अबनॉर्मैलिटी थी जिसकी वजह से उस बच्चे को कैंसर हो गया। बट ऑफ कोर्स हाँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि लाइफस्टाइल ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यंग एज में कैंसर के होने के लिए। जी डॉक्टर साहब, और अक्सर हम देख रहे हैं आजकल जो यंग जनरेशन उनमें जो ओबेसिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो जब हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स की, तो उस हवाले से अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली प्रिवेंशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, कैंसर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, तो सबसे पहली बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अगर खुदा न खास्ता कैंसर हो गया तो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स शुरुआत हो चुकी होती है, मरीज को कुछ पता भी चल रहा होता है, कुछ अनयूजुअल चीज़ें हो रही होती हैं, बट वो मेडिकल एडवाइस सीख नहीं करते। वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को क्यों परेशान करें, ये तो मामूली से कोई सिम्टम है, हल्का फुल्का वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को ये है कि हाँ, अगर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिवेंशन में अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रहेंगे, कुछ तरह के कैंसर्स होते हैं उसमें वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेडीज़ में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन होती है जो कैंसर के रिस्क को कम कर देती है। जी बिल्कुल। तो प्रिवेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बट अगर कुछ लक्षण हैं, कोई सिम्टम्स हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है, तो बिना डिले आप हेल्थ केयर को सीख करें। जी डॉक्टर, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आज मैं ओपीडी में अपने बैठा था करण नगर में, जो हमारी फोर्टिस की ओपीडी है। वहां पर एक जेंटलमैन हमारे पास आए, उनको डिटेक्टेड है कि स्टमक कैंसर है जी, और वो सर्जरी से ठीक भी हो सकते हैं, बट मन में एक फियर है कि मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता। तो मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि साइंस बहुत एडवांस हो गई है। जो सर्जरीज होती हैं, लैप्रोस्कोपिक, रोबोटिक सर्जरीज, उसमें पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि कुछ हुआ भी है। जी। और क्योंकि हम एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं जहां पर सारी लेटेस्ट, सारी जो ब्रांचेस हैं, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस अवेलेबल हैं, तो इवन उन पेशेंट्स में जिनमें बहुत सारी कोमॉर्बिड मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, उन सब को हम अच्छे से टेक केयर करके मरीज का इलाज कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए अरशद अहमद अनंतनाग से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 मैडम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्तकबाल तुम प्रोग्राम जी। अच्छ सवाल, अस वो पत्नो अख वरी पे हर्टिसल केताम चीज खसान शोर तो बोन, बे मैं कर हिड़वलिस दाग। पता गोस बह ये म्याद के डॉक्टर तम दोप ये LPR गौर यो गैस्ट्रोएसोफेगिक रिफ्लेक्स यह वातन गलिस नी। जी, हेर क्या तुम खचान? हेलो, तुम वोनव हेर खचान अत मज क्या खचान? हर्टिस खसान शोर बोन, पे गयास बह क्या हेर बोन खचान? हर्टिस कहें म्यादुक खसान ओतन गलिस LPR है जी। तो पे दपाव म्यादुक दवा खिया मे बाकी चीज ट्रीटमेंट कर, मगर मे फर्क खास कहें जी जी। वन तो डॉक्टर साहब यह कम कम या यह कम ठीक, मे बार बार हर्टिस नश बन कन सतावन, हेर तो बोन खसान। पे गोस बह म्याद के डॉक्टर तमो दोपन LES लोअर एसोफेगिक सेंटर यह थोड़ा लूज गोमुत, अमे किन खसान ओतन। जी जी। वन मे सवाल मैडम यह कि वन क्या लाइफ स्टाइल कर ये ठीक ग। जी शुक्रिया कॉल करने खतर। जी तो सब इनका सवाल है कि जैसे हम एसिड रिफ्लक्स की बात करें, इनको एसिड रिफ्लक्स है, तो जो वाल्व है डॉक्टर ने इनको ऑलरेडी बताया कि वो लूज़ हो गया, जिसकी वजह से जो एसिड है वो ईसोफेगस में चला जाता है। कुछ दवाइयाँ भी दी हैं बट इनको फ़र्क नहीं हो रही है, तो इनको क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, अगर आपका एसिड रिफ्लक्स वाल्व के लूज होने की वजह से है तो मोस्ट ऑफन वो मेडिसिन से ट्रीट नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि जो मेडिसिन आप खाते हैं वो एंटासिड्स हैं,
और जो प्रॉब्लम है वो एसिड में नहीं है, एसिड तो नॉर्मल है, प्रॉब्लम उस वाल्व में है। तो हमको ये देखना होता है कि ये जो वाल्व है ये कितना लूज है, और हम उसको एंडोस्कोपी के जरिए से ग्रेडिंग करते हैं कि ग्रेड 1 वाल्व थोड़ा सा लूज, ग्रेड 2 थोड़ा सा ज़्यादा लूज, ग्रेड 3 काफ़ी ज़्यादा लूज, और ग्रेड 4 मतलब ना के बराबर वाल्व। तो अगर किसी का जो वाल्व है, और ये आप अपनी एंडोस्कोपी रिपोर्ट को देख के आपको पता चल जाएगा, तो अगर ग्रेड 1 है तो अमूमन जो है दवाइयों से उसको ट्रीट किया जाता है जी। अगर किसी का ग्रेड 2 वाल्व लूज है तो उसमें एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट और सर्जरी दोनों की जा सकती हैं। और अगर किसी का ग्रेड 3 या ग्रेड 4 इतना ज़्यादा वाल्व लूज है तो यूजुअली इन पेशेंट्स के अंदर फंडोप्लाइकेशन सर्जरी करी जाती है। जी डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे थे ओबेसिटी की, तो हमने ये बताया कि जो ओबेसिटी है इट इज़ लिंक्ड विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस, तो जानना चाहेंगे आपसे कैसे इसके साथ लिंक्ड है। देखिए, अगर ओबेसिटी होती है तो हमारा जो अभी जो प्रश्न था, जो क्वेश्चन था कि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर लूज हो गया, तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर लूज होने का एक रीजन ओबेसिटी भी है जी। तो ऐसा नहीं कि हर पेशेंट जो मोटा है उसमें लूज होगा, बट ओबेसिटी इस चीज का रिस्क फैक्टर है जी। जो पेशेंट्स मोटे होते हैं उनका डाइजेशन थोड़ा सा स्लो होता है, उनके अंदर यूजुअली और बीमारियां होती हैं जैसे कि डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ हमारी इंटेस्टाइन के फंक्शन को ख़राब कर देती है, उसमें कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है। इन पेशेंट्स के अंदर जीआई कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो कोई भी जो जीआई प्रॉब्लम है, मोटापे के साथ इसका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब। पेशेंट्स को जो मोटे होते हैं, अगर हम उनके पेट का अल्ट्रासाउंड करें तो जो सबसे कॉमन चीज दिखती है वो फैटी लिवर दिखता है कि लिवर जो है उसका साइज बड़ा हो गया, उसमें फैटी लिवर जो है ये भी कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जी है। बिल्कुल। हमारे ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनका ग्रेड 3 ग्रेड 2 फैटी लिवर है और इवन फाइब्रोसिस भी होनी शुरू हो गई है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए असदुल्ला मीर साहब कोकरनाग से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल से तुम प्रोग्राम कोकरनाग पे असदुल्ला मीर अर्ज कर जी पन सवाल मैं बह सवाल मे गई जो दो आज मे हे फोक हिू जी पत गोस बह डॉक्टर साहबस निश तो तिमो को सो पेंटाप इंजेक्शन तो ब्या इंजेक्शन क्या तम तो मगर मे यड़ यस मे अत कंची हिश अंदर लगित जी दाग अत यड़ अंदर किन। जी इनका सवाल है कि इनको स्वेलिंग हुई है स्टमक में, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था बट इनको अभी भी दर्द है पेट में। देखिए, ऐसे बताना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हमें सारी रिपोर्ट्स एक बार प्रॉपरली देखना ज़रूरी है। क्या आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी, क्या आपकी एंडोस्कोपी रिपोर्ट थी, कितनी ज़्यादा स्वेलिंग थी, तो उसके हिसाब से आपके कितने सिम्टम्स हैं, कितनी सीरियस अल्सरेशन है, उसके हिसाब से हमें आगे ट्रीटमेंट प्लान करना जी। है। मेरे सिर्फ 2 दिन हो गए तब से 2 दिन और आज तो मेरा पेट जलता हुआ लगता है। जी, तो वही है कि आई थिंक अभी आप जो शुरुआत में आप मैंने आज सुबह भी डॉक्टर साहब से वो इंजेक्शन लगाया उन्होंने। देखिए मेरी एज है 72। मैं जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ऐसे बिना आपकी रिपोर्ट्स देखे मैं कोई चीज आपको गलत नहीं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। आपको गैस्ट्राइटिस है तो जिस तरह से आपके डॉक्टर साहब ने आपको इन्फॉर्म किया है उस तरह से आप ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। जी शुक्रिया कॉल करने खतरा। जी डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं ओबेसिटी की, जैसे हमने बात की कि ओबेसिटी जो है इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो बाकी बीमारियां पैदा हो जाती हैं इंसान में, तो मेडिकली अगर हम देखेंगे सेफेस्ट वे क्या है कि हम ओबेसिटी को मैनेज करें। देखिए, ओबेसिटी मैं सब अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि ओबेसिटी एक बीमारी है और अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेके आती है। जी मोस्ट ऑफन हम इसको एक सोशल इशू की तरह देखते हैं। हम मोटापे के साथ सुंदरता को या ब्यूटी को एसोसिएट करते हैं कि जो इंसान मोटा है वो सुंदर नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मोटापा है ये आपकी बॉडी को हर तरह से डैमेज करता है। अब अगर हम देखें, हमने गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स देखी कि गैस्ट्रो में किस तरह से इफेक्ट करता है। हमने ये भी कहा कि मोटापा कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करता है। लेडीज़ के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। जी अमूमन जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनको रात को ठीक से नींद नहीं आती है, उनको स्नोरिंग होती है, दिन में थकान महसूस होती है,
वो जो बॉडी पे अपना एक्स्ट्रा वेट लेके घूमते हैं उसकी वजह से उनके घुटनों में डैमेज होना शुरू हो जाता है। वो हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनको कहते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है जी। ऐसे पेशेंट्स को डायबिटीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, फैटी लिवर हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो जाती है। तो आप कोई भी बीमारी का नाम लें वो मोटापे के साथ एसोसिएटेड होती है। बिल्कुल। अब इस मोटापे को हम किस तरह से ठीक करें, तो जो बेस्ट चीज है वो नेचुरल वे है कि अगर हम अपने डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर अपने डाइट के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की मात्रा को कम कर सकते हैं, अगर हम रोजाना एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक प्रॉपर वे में, ये नहीं कि हमने थोड़ी सी वॉक करी और ये हमारे लिए एक्सरसाइज है, तो एक प्रॉपर फिजिशियन से बात करके समझ के कि मेरी कितनी इनपुट है, कितनी मेरी आउटपुट है, उसके हिसाब से अगर हम चलें तो हम अपना वजन लूज कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफन जो हमारे पेशेंट्स होते हैं वो एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं, उनका एक बीएमआई एक लेवल से ऊपर उठ जाता है। इसमें सिर्फ एक्सरसाइज या सिर्फ डाइट कंट्रोल से वो इंसान पतला नहीं हो सकता। तो उस सिचुएशन में आजकल बहुत सारी मेडिसिन हैं जो अप्रूव हो गई हैं जिनके जरिए हम मोटापे को कम कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही लिमिट क्रॉस हो गई है तो हम ऐसे मरीज के अंदर बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरीज भी करते हैं। जी डॉक्टर साहब, फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ गए अब्दुल गनी डार, आइए इनसे सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल तुहन प्रोग्रामस मं पन सवाल पुछो। जी प्रिस्यो पन सवाल। हेलो हेलो पन सवाल प्रिस्यो। हेलो हेलो जी प्रिस्यो पन सवाल। जनाब आज खानदारी जनाब खानदारी में सभी 65 ईयर मतलब बॉस जी तमिस सह कमरस ऑपरेशन वो तमिस गॉल ब्लैडरस में कोई मगर तमिस हेको ऑपरेशन कर मगर मैं दौद कर ऑपरेशन कत कोर्मुत ऑपरेशन कत कोर्मुत। हेलो कमरस कर तमिस ऑपरेशन कमरस 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 जी जी शुक्रिया कॉल करने कमरस कमरस जी जी कमरस शुक्रिया कॉल करने खतर। डॉक्टर साहब इनका सवाल है कि बैक में ऑलरेडी इनकी जो वाइफ है शी 65 इयर्स ओल्ड, उनको बैक में ऑलरेडी सर्जरी की है, तो क्या अब गॉल ब्लैडर की सर्जरी करा सकते हैं उनको? हाँ, तो जब भी हम किसी भी पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो हम पेशेंट को एक प्रॉपर वे में फिटनेस के हिसाब से देखते हैं। एक तो मर्ज है जिसके लिए इलाज सर्जरी है, बट क्या वो मरीज हमारा उस कंडीशन में है कि वो सर्जरी को बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर एक एनेस्थीसिया की जांच होती है, हार्ट का टेस्ट होता है। अगर आपकी वाइफ की बैक की सर्जरी हुई है तो एक ऑर्थोपेडिशियन या स्पाइन सर्जन को भी साथ में लेके रखने की ज़रूरत है। तो जो ये इलाज आपको करना चाहिए एक अच्छे हॉस्पिटल में करना चाहिए जहां पर ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हों। जी डॉक्टर साहब जैसे आप बात कर रहे थे कि जो मोटापा है उसको बेस्ट तरीका है कि हमें नेचुरल वे जो है उसको चूज़ करना है वेट को लूज़ करने के लिए। बिसाइड्स दैट आपने बात की मेडिसिन दवाइयाँ हैं हमारे पास जिनके ज़रिए वेट लूज़ हो सकता है, तो उन दवाइयों के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए अभी एक लेटेस्ट दवाई जो है वो अप्रूव हुई है मोटापे के लिए, ठीक है। उस दवाई का नाम सीमाग्लूटाइड है जी। आज से कुछ महीनों पहले तक उसका एक पेटेंट था जो अब पेटेंट पिछले महीने खत्म हो गया और बहुत सारी इंडियन जेनेरिक कंपनीज इस दवाई के साथ आ गई हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी जो है वो काफी कम हो गया है। ये जो दवाई है ये मोटापे को कम करने में हेल्प करती है और ना केवल मोटापा, ये डायबिटीज को भी क्योर करने में हेल्प करती है जी। तो स्पेशली उन मरीजों में जिनमें ओबेसिटी है और डायबिटीज है उनमें उसमें ये दवाई जो है ये बहुत कारगर है। ये जो दवाई है ये लगभग एक बॉडी का 10 से 15% जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट है उसको लूज करने में हेल्प करती है। जी तो सब जब बात करते हैं इस दवाई की तो किन को लेना चाहिए ये अगर बात करेंगे वेट, तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 27.5 है जी तो आप इस ट्रीटमेंट के कैंडिडेट हो सकते हैं, ठीक है। पर दोस्तों कोई भी ट्रीटमेंट जो होता है वो ये नहीं कि हम गए अपनी फार्मेसी में और हमने वो दवाई लेके अपने आप शुरुआत कर ली, बिल्कुल, क्योंकि हर ट्रीटमेंट के फायदे होते हैं और हर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जी। तो बिना प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के
तो अगर आपको ये दवाई लेनी है तो जो सरकार है वो कहती है कि एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के सुपरविजन में आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो जो आपके करीबी डॉक्टर हैं उनसे आप ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं सीमाग्लूटाइड की बात करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? देखिए, जैसे हमने कहा सीमाग्लूटाइड वेट लॉस करने में हेल्प करती है। तो ये वेट लॉस कैसे करती है? ये वेट लॉस ऐसे करती है कि हमारा पेट जो है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो कर देती है। तो हमें महसूस होता है कि हमारा पेट भरा हुआ है और हम खाना कम खाते हैं। तो यूजुअली पेशेंट्स के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पेट का भारीपन होना, नौजिया होना, उल्टी का सा मन होना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, एसिड रिफ्लक्स होना, जी, तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सीमाग्लूटाइड के होते हैं। बट कुछ इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो हमको अवेयर होना चाहिए। जी, जैसे कि कुछ लोगों में आई की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ लोगों में पैनक्रियास की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए बहुत कॉशियस वे में, ऐसे नहीं कि अपने आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, एक प्रॉपर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या फिजिशियन की रजामंदी और उनके ओपिनियन के साथ ही इसको ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। जी। तो सब बात करते हैं सर्जरीज़ की, तो क्या कुछ सर्जरीज़ अवेलेबल है इसके लिए, वेट लॉस के लिए? देखिए, जो वेट लॉस सर्जरी होती है उसको हम बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। जी, और ये एक लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक टेक्निक के जरिए किया गया ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन में पेट में कोई बड़ा कट नहीं आता। पेट में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, छोटे छोटे से कट्स होते हैं जिसके जरिए ये ऑपरेशन किया जाता है। जी, क्योंकि ये छोटे से कट्स होते हैं तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता, बहुत कम पेन होता है। इस सर्जरी में बेसिकली हम अपनी इंटेस्टाइन की बनावट को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके मरीज पतला होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सर्जरी हुई और पेशेंट बाहर आया और एकदम पतला दिख रहा है, इस तरह से नहीं होता। जी, तो ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो जैसे अगर हम यूजुअली हम बात करें, पहले महीने में मरीज 8 से 10 किलो वजन अपना लूज कर देता है, एंड बाय द एंड ऑफ 6 to 7 months ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ एक्स्ट्रा बॉडी फैट जो मरीज है वो अपना लूज कर देता है। जी। तो सब जैसे आपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमें बताए जो मेडिसिन हैं जिनकी वजह से वेट लॉस होता है, तो जब हम सर्जरी की बात करते हैं, वेट लॉस सर्जरी की बात करते हैं, तो क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके? देखिए, हम हमेशा कोई भी चीज़ जो हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मेडिसिन है चाहे वो सर्जरी है, हम हमेशा प्रोज एंड कॉन्स को वे करके देखते हैं कि कहाँ पर हमें ज़्यादा फ़ायदा है, कहाँ पर हमें ज़्यादा नुकसान है। जी, जैसा हमने शुरुआत में बोला कि ओबेसिटी जो है वो एक किलर डिजीज़ है, वो अपने आप में आपको 1000 बीमारियां दे सकती हैं। अमूमन ये देखा गया है कि जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से लाइफ उनकी शॉर्ट हो जाती बिल्कुल। है। तो जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उससे हम इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। हम ऐसा देखते हैं कि जब हमने बेरियाट्रिक सर्जरी करी तो पेशेंट ना केवल मोटे से पतला हो जाता है, उसकी जो बीमारियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। पेशेंट्स की अनकंट्रोल्ड शुगर ख़त्म। कोई इंसान बहुत सारी इंसुलिन ले रहा था या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स ले रहा था डायबिटीज़ के, जब वो सर्जरी के बाद पतला हुआ तो अब शुगर नॉर्मल हो गई, HbA1c नॉर्मल हो गया, मरीज़ को शुगर की दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा पेशेंट था जिसका घुटना रिप्लेस होने वाला था, अब उसका वजन घट गया, अब उसको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। कोई पेशेंट ऐसा था उसके हार्ट में स्टेंट डलने वाले थे, अब उसको स्टेंटिंग की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा पेशेंट था जिसका लिवर बहुत ख़राब हो रहा था, उसको फैटी लिवर हो गया था, अब उसको लिवर के इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इस सर्जरी से। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम ऐसे मरीज़ों को बोलते हैं कि थोड़ा सा आपको सर्जरी के बाद अपने डाइट के लिए कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके डाइट में आप प्रॉपर तरीके से प्रोटीन खा रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, वाइटामिन्स ले रहे हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, थोड़ी अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो सकते हैं, तो सर्जरी आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है मोटापे के लिए। जी। तो सब आज हम बात करते हैं बेरियाट्रिक सर्जरीज की जो वेट लॉस के लिए है, तो क्या कुछ टाइप्स हैं इसके? देखिए, मोटे मोटे तौर पे 2 टाइप्स की सर्जरीज होती हैं। एक को हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं, जिसमें हम मैदे के साइज को छोटा कर देते हैं, जिससे जो मरीज है जब थोड़ा सा खाना खाता है उसका पेट भर जाता है और उसको और ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तो हमारे खाने की जो
कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और मरीज को भूख लगनी कम हो जाती है। इसके ज़रिए जो मरीज़ है वो अपना वेट लूज़ करना शुरू कर देता है। जो दूसरी तरह का ऑपरेशन होता है उसको हम बाईपास सर्जरी कहते हैं। तो बाईपास सर्जरी, जैसा कि इसका नाम बताता है, हम इंटेस्टाइन के एक सेगमेंट को बाईपास कर देते हैं, जिससे कि जब खाना हमारी आंतों में ट्रैवल करता है, जो बाईपास्ड सेगमेंट है वो खाने से बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मरीज को वज़न घटना शुरू हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं रिस्क की और रिकवरी टाइम की, तो क्या कुछ रिस्क और रिकवरी टाइम है इसका? देखिए, पेशेंट्स की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। इस सर्जरी के लिए, बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए, हम पेशेंट्स को 3 डेज़ के लिए हॉस्पिटलाइज करते हैं। और जब पेशेंट जाता है तब मुंह से अपना खाना खा रहा होता है, उठ के चल फिर रहा होता है। शुरुआत में थोड़ी सी खाने के परहेज़ होते हैं कि हफ्ते 10 दिन लिक्विड डाइट, शुरू के महीने में थोड़ा सा नरम खाना, लगभग 1 महीने के बाद नॉर्मल रोटी वगैरह खाना। तो अगर वो हिदायतों का आप पालन करेंगे तो उस तरह से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। जी बिल्कुल। मतलब जैसे कि आपने बताया हमें कि जो हम सेमाग्लूटाइड लेते हैं तो उससे डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। जब इन वेट लॉस सर्जरीज़ की बात करते हैं, क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो इम्प्रूव हम कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ वगैरह? तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम है। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। रात को पेशेंट्स होता है, खराटे आते हैं, लंग्स में वेंटिलेशन अच्छे से नहीं होती है, नींद ठीक से नहीं आती है, पेशेंट्स को बाईपैप मशीन लग जाती है, किसी को फैटी लिवर है, किसी को घुटने रिप्लेस होने वाले हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद इंसान ना केवल मोटे से पतला हो गया, ज़्यादा तंदुरुस्त, ज़्यादा फिट हो गया, देखने में ज़्यादा सुंदर हो गया, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो ये सारी ओबेसिटी रिलेटेड बीमारियां हैं ये आपको छोड़ के दूर भाग जाती हैं। तो आप पतले भी हो जाते हो और आप हेल्दी भी हो जाते हो। बिल्कुल, पतले होने के साथ साथ जो बीमारियां हम उनसे भी दूर रहते हैं। तो जब बात करते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए सर्जरीज कब रिकमेंड की जाती है? देखिए, सर्जरी, मैं अपने बीइंग अ सर्जन, मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ जैसा आप लोगों को पता है। बीइंग अ सर्जन मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि सर्जरी किसी भी चीज़ का फर्स्ट सोल्यूशन नहीं है। हम सर्जरी को हमेशा, जब बाकी ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए तब हम सर्जरी करते हैं जी। बट अगर सर्जरी आपके लिए ज़रूरी है तो उसको वक्त पर करना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जो सीवियर इनफ है, कोई भी गैस्ट्रो प्रॉब्लम है जो सीवियर इनफ है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत है, तो अगर आप उसको टाइमली करेंगे तो आपकी आउटकम बहुत बेहतरीन होगी। जी डॉक्टर साहब, बात करेंगे जो प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जब कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी हो जाए, उसके बाद क्या क्या हमें तो देखिए, वो सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी सर्जरी करी गई है। हर सर्जरी की अलग अलग प्रिकॉशंस होती हैं। जो कॉमन सर्जरी है, जैसे लोगों ने क्वेश्चन पूछे, गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए उसमें कोई प्रिकॉशन नहीं होती, अगले दिन मरीज अपना नॉर्मल खाना खाता है जी। अगर किसी को हमने पाइल्स के लिए सर्जरी करी है तो हम उसको लैक्सेटिव्स देते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स आए थे जो एसिड रिफ्लक्स से परेशान थे, हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम थी, तो उन लोगों को हम प्रिकॉशंस देते हैं कि डाइट में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी शुरू के 1.5 महीने के लिए, भारी वेट नहीं उठाना पड़ेगा। तो हर सर्जरी के हिसाब से जो प्रिकॉशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे से नेक्स्ट कॉलर जुड़ गई है शानू अल्ताफ पीरबाग से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्तकबाल तुहंद प्रोग्रामस मं। मैं पीरबाग पे मे डॉक्टर साहब से सवाल कर मे गई 10-15 लिवरस पेन बे अथ साइडस बैकस तह क्यूल हूँ मे गॉल ब्लैडर तह रिमूव कर वह करो मे फाइब्रो स्कैन सह द्राव नॉर्मल 5 मगर एंजाइम द्राय मे टेस्ट कर ब्लड टेस्ट कर सारी हाई दाग में सख्त बैकस तह लिवरस तह। जी, इनको पेन होती है लिवर और बैक में, और आपने क्या किया था? जी फाइब्रो स्कैन नहीं करवाया मैंने मैम जी, वो नॉर्मल निकला 5 पॉइंट्स। ठीक है। नहीं, आपकी गॉल ब्लैडर की भी सर्जरी हुई है कुछ? जी गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ है। आपकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है। अभी आपको क्या मसला होता है, थोड़ा सा बताएं मुझको। दर्द होता है, बहुत पेन हुई है 10-15 दिनों से लिवर में और बैक साइड से भी। जी देखिए, जो अपर एब्डोमेन में पेन जो बैक की तरफ जा रहा है वो पैंक्रेटाइटिस का लक्षण हो सकता है या स्टमक में अल्सर का लक्षण हो सकता है। तो जो शुरुआत में जो आपको टेस्ट करने चाहिए, एक
अमाइलेज लाइपेज के ब्लड टेस्ट होते हैं, पेट का एक अल्ट्रासाउंड से आप शुरुआत कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो एक एंडोस्कोपी करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जी सर, लेकिन फाइब्रोस्कैन हमारा नॉर्मल आया है डॉक्टर साहब। देखिए, जो आपकी तकलीफ है वो फाइब्रोस्कैन में नहीं पकड़ में आएगी। फाइब्रोस्कैन जो है वो लिवर की फाइब्रोसिस को देखता है। जिस तरह के आप सिम्टम्स बता रहे हैं वो लिवर के सिम्टम्स नहीं लगते, वो पैनक्रियाज या मैदे के सिम्टम्स ज़्यादा लगते हैं। पैनक्रियाज को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट, और मैदे को देखने के लिए एंडोस्कोपी। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, तो उसको हेल्दी रखने के लिए हमें क्या क्या डाइट लेना चाहिए? देखिए, बैलेंस्ड डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बैलेंस डाइट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, अच्छी मात्रा में प्रोटीन, ज़्यादातर कश्मीरी पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन है, तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो हाई प्रोटीन का एक सोर्स होता है। जो वेजिटेरियन लोग हैं, अगर पनीर खाते हैं, सोया खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, ये अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। हमारे डाइट में एक एडिक्वेट मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पैनक्रियाज के ऊपर जोर डालते हैं और हमको मोटा कर देते हैं। जी। हमारे डाइट में विटामिन्स एंड मिनरल्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, तो अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, अगर हम फल खाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। स्टोर्ड फूड, रेफ्रिजरेटेड फूड, फास्ट फूड, चिप्स, बिस्किट्स, इन सब, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूस फिर भी ठीक है। जो प्रिजर्व्ड फ्रूट जूसेस हैं, इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, प्रेजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको आप कम करिए। हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने डाइट बोला, सेकंड एक्सरसाइज। तो हमारे गुड गट हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी मेंटल हेल्थ। तो अगर हम मेंटली स्वस्थ हैं, अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी नहीं करते हैं, तो हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। अमूमन पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, उसकी वजह से उनको जीआई ट्रैक्ट के बहुत सारे सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। किसी को एसिड रिफ्लक्स होता है, किसी को आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। तो अपने माइंड को शांत रखें, माइंड को हेल्दी रखें, एक्सरसाइज करें और एक बैलेंस डाइट खाएं। जी डॉक्टर साहब, आखिर पे आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरा मैसेज आप लोगों को दोस्तों यही है कि कोई भी सिम्टम, चाहे छोटे से छोटा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए। जी। जो बड़ी बीमारियां होती हैं उनकी शुरुआत इन छोटे सिम्टम से होती है। तो कोई भी अनएक्सप्लेन्ड चीज़ है, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, तो आप अपने जो करीबी डॉक्टर है उनसे जाके मुलाकात कीजिए। अगर आपको कोई भी गैस्ट्रो सर्जिकल प्रॉब्लम है, सर्जरी की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, तो हर महीने हम फोर्टिस हॉस्पिटल का एक क्लिनिक है करण नगर में, हर महीने हम वहाँ पर आते हैं। तो अगर आप वहाँ पर आके हमसे मुलाकात करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी डॉक्टर साहब, और भी कुछ आपके साथ डिस्कस करना था लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए, इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें और हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तुहंद सैठा सैठा शुक्रिया वुनिक ताम प्रोग्राम वुचन बापत, प्रोग्रामस में शिरकत करने बापत। इंशाल्लाह नईस प्रोग्रामस मज गस तोह सत बेयि मुलाकात नईस टॉपिकस पे तो नईस मेहमानस सत। तो ताम थयु पन्ने सेहतुक ख्याल, तुय तेस खुदायस हवाल।